सभी को नमस्कार। चैनल में आपका स्वागत है। कॉमिक्स के भगवान, आइए आज एक साथ मिलकर सुने और एक काव्यात्मक इतालवी कहानी पर टिप्पणी करें। मेरे चैनल पर बेहतरीन कहानियों को फॉलो करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी और आकाश से पहले की दुनिया में एक विशाल महासागर और उस पर शासन करने वाले देवता संतनार द्वारा आशीर्वादित एक द्वीप शामिल था। ला बेला फिगुरा, सुंदर और प्रभावशाली, उस नाम के लायक होने के लिए हर तरह से सुंदर और आकर्षक होना चाहिए। हर रात ये जगह विलासिता और उच्च वर्ग के लोगों के लिए एक गंतव्य बन जाती है। यह आकाश में तारों की तरह चमकता है। ये दूसरे लास वेगास जैसा है। हालांकि चाहे वे कितने भी आकर्षक क्यों न हो, ऐसी जगहें अभी भी कचरे और घृणित लोगों से भरे क्षेत्रों के रूप में मौजूद हैं। गिमोरा झुगी बस्ती में लोगों का एक समूह एक युवा लड़के को घेर रहा है और उसे सीव चूहे की तरह दीवार से चिपका दिया है। अरे, अब भागने के बारे में मत सोचना। हम पहले से ही सब कुछ जानते हैं। हाँ बिल, तुम सच में मूक नहीं हो, है ना? इसके अलावा उस आदमी ने उसके कॉलर को खींचा, जिससे बड़े स्तनों का एक हिस्सा उजागर हो गया। तभी एक लड़की की आवाज आई, मुझे मत छुओ। पुरुषों को मजाक करने में मजा आया। ये सच है ना? ये लड़की वास्तव में एक लड़की है। ध्यान से देखने पर इसका घिनौना चेहरा लोगों को उल्टी करने पर मजबूर कर देता है, लेकिन ये गर्म शरीर। लड़की ने तुरंत आत्मरक्षा के लिए एक तेज वस्तु का इस्तेमाल किया। पीछे हटना। आदमियों की भयानक चीखें गूंज उठी। तुम छोटे बच्चे हो। उसने उन पर नुकीली वस्तु तान दी और धमकी दी, और करीब मत आओ, अन्यथा मैं। क्या करेंगे हो? बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पकड़ ली और गुर्राया, मुझे तुम पर दया आ रही थी। एक अनाथ जिसके माता पिता नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हें रहने दिया। लेकिन तुम्हारे पास इसके लिए आभारी होने की भी शिष्टता नहीं है। उसने उसके हाथ से आत्मरक्षा का सामान छीन लिया और उसे जमीन पर टुकड़े टुकड़े कर दिया। मुझे दुख हुआ कि तुम्हें आजीविका के लिए जूते चमकाने पड़ते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें अपना एहसान मान लिया। और तुम में अभी भी मेरे प्रति रवैया दिखाने की हिम्मत है? उसने गुस्से में उसके चेहरे पर एक दर्दनाक प्रहार किया। मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय दे रहा हूँ। यदि तुम अगले सप्ताह तक सुरक्षा शुल्क का भुगतान नहीं करते हो, तो मेरे पास तुम्हारे जैसे लड़के से निपटने का एक तरीका होगा। कुछ दिनों बाद सनसलीना स्क्वायर पर उसने अपना जूता चमकाने का काम जारी रखा। हमेशा की तरह भुगतान की समय सीमा समाप्त होने में केवल 2 दिन बचे थे, लेकिन उसे अभी भी पता नहीं था कि उन्हें भुगतान करने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे। अगर मुझे सचमुच रेड लाइट जिले में घसीटा जाता है, तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। जिस आदमी के जूते वह चमका रही थी वह अखबार पढ़ रहा था और संयोगवश उसने वही कहा जो वह सोच रही थी। निस्संदेह उसने ये शब्द कहे थे, लेकिन युवती उस पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सकी। असंभव। क्या यह आदमी सेसारे बोनापार्ट हो सकता है, जो सेंट नार के महान रईसों में सबसे प्रसिद्ध और अनगिनत रोमांटिक अफवाहों का मुख्य पात्र है? लेकिन सेसारे बोनापार्ट को अंततः अपने जीवन की नियति मिल गई। यह मिस ल्यूक्रेजिया डेला वैले, लॉर्ड डेला वैले की सबसे छोटी बेटी थी। अतीत में दोनों परिवारों के बीच एक विवाह समझौते के अनुसार उसने बोनापार्ट परिवार के उत्तराधिकारी सेसरे को चुना था। इसने लोगों का खूब ध्यान खींचा था। सभी रईसों ने ल्यूक्रेजिया को उसके एक तरफा प्यार के अंततः फलीभूत होने के लिए बधाई दी। इसे पढ़ते ही अखबार जोर से टूट गया। वास्तव में ऐसे व्यस्त लोग, क्या वे जानते हैं कि वो कैसी है? लड़की को अब यकीन हो गया कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि सेसरे बोनापार्ट ही है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सनसलीना स्क्वायर में उसका सामना इतने प्रभावशाली व्यक्ति से हुआ है। अचानक उसके दिमाग में एक विचार को आधा। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपनी परिस्थितियां बतानी चाहिए और मदद मांगनी चाहिए? क्या पता, शायद उसे मुझ पर दया आ जाए और वो मुझे कुछ सोने के सिक्के दे दे। उस आदमी ने इत्मीनान से सिगार जलाया और उदासीनता से कहा, उस योजना को पूरा किया जाना चाहिए। उसके बगल में बैठे उसके दोस्त ने कहा, तुम्हारा मतलब उस पागल योजना से है? क्या तुम गंभीर हो? सेसरे ने जवाब दिया, क्या आपके पास कोई बेहतर विचार है? हमें एक अच्छी लड़की ढूंढनी होगी और उसे डेला वैले परिवार को बेचना होगा। ये सुनकर लड़की काफी देर तक चुप रही। उसके दिल की धड़कन पहले से कहीं ज्यादा तेज धड़कने लगी। शायद यह आखिरी मौका है जो भगवान ने मुझे दिया है। मैं यहाँ कुछ सोने के सिक्कों से अधिक कमा सकता हूँ। उसने अवसर का लाभ उठाया और साहसपूर्वक बोली, कृपया मुझे बेच दो। मैं सेंट नार की सबसे मूल्यवान महिला बन जाऊंगी। वो आदमी बहुत हैरान हुआ। उसके दोस्त को भी उम्मीद नहीं थी कि यह युवती ऐसी पागलपन भरी योजना में कूदने को तैयार होगी।
सेसारे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या जूते की पॉलिश करने वाली कोई लड़की सिर्फ उसके जूतों से बता सकती है कि उसके ग्राहक कौन है? मैं मानव तस्कर नहीं हूँ, जूते की पॉलिश करने वाली छोटी लड़की। लड़की ने अपने हाथ में तौलिया पकड़ लिया और आत्मविश्वास से बोली, मैं गलत नहीं हूँ, मिस्टर सेसरे। मेरा नाम एबेन है। नहीं, एडेल विवी। मैं वो बन सकती हूँ जो मेरा मालिक मुझे बनाना चाहता है। मेरा मतलब है, मैं बनूंगी। किसी और से बेहतर करो। सेसरे को आश्चर्य हुआ, क्या आप जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या आप इतने आश्वस्त हैं? एडेल ने उत्तर दिया, आपको बोनापार्ट परिवार के सदस्य का रूप धारण करने के लिए एक लड़की की आवश्यकता है, ठीक है? मैं आपके बजाय डेला वैले परिवार में शादी करूंगा। सेसरे अवाक रह गए। तुमने वो कहानी कहाँ सुनी? एडेल ने जवाब दिया, मैंने सिर्फ समाचार पत्र पढ़े और अनुमान लगाया। डेला वैले परिवार द्वारा प्रकाशित विवाह अनुबंध में केवल परिवार के नाम का उल्लेख किया गया है, यह निर्दिष्ट किए बिना कि वो कौन है। इसलिए यदि आप एक लड़की को घर लाते हैं और उन्हें ये सोचकर धोखा देते हैं कि वो छिपी हुई बेटी है बोनापार्ट परिवार में, आप इस व्यवस्थित विवाह से बच सकते हैं। और एक लड़की क्यों? क्योंकि डेला वैले परिवार का एक बेटा है जो अभी भी अविवाहित है। उसके बगल वाले दोस्त ने प्रशंसा में अपनी ठुड्डी रगड़ी, सिर्फ अखबार पढ़कर ही पता चल गया कि तुम सचमुच कुछ हो। सेसरे ने अपने दोस्त की ओर देखा और याद दिलाया, चलो, ये सिर्फ समय की बर्बादी है। डेला वैले पीढ़ियों से एक शिक्षित परिवार है। हम उन्हें ऐसी लड़की नहीं दे सकते जो केवल पढ़ना और लिखना जानती हो। एडेल ने जवाब दिया, क्या होगा अगर मैं सिर्फ पढ़ने और लिखने के अलावा और भी कुछ कर सकूं? सचमुच? क्या आप ड्रेनियन को समझते हैं? हाँ, मैं अल्गेस को भी जानता हूँ। आपने विदेशी भाषाएं कहाँ से सीखी? मैं सार्वजनिक पुस्तकालय में किताबें पढ़ता हूँ और विदेशियों की बातचीत से सीखता हूँ। उस आदमी ने अपना माथा पकड़कर मजाक उड़ाया, क्या ऐसा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र देवी मुझे चिढ़ा रही है। एडेल उत्सुक था, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, मुझे क्या करना चाहिए, मिस एडेल विवी? चाहे आप कितनी भी स्मार्ट क्यों न हो, मैं आपको उस चेहरे के साथ नहीं बेच सकता। सेसरे ने अपने जूते की नोक से उसके चेहरे की झुर्रियों वाली त्वचा पर हल्के से लात मारते हुए ये कहा, दुर्भाग्य से आपको हटा दिया गया है। दोनों व्यक्ति खड़े हो गए और एडेल को वहीं बैठा छोड़कर चले गए, स्तब्ध रह गए। इंतजार। एडेल उठ खड़ी हुई, उसने अपनी टोपी उतार दी और अपना भेष फाड़ दिया। दोनों व्यक्तियों ने अत्यंत आश्चर्य से इस परिवर्तन को देखा। लंबे, लहराते नीले बाल, पीली आंखें और चिकनी सफेद त्वचा वाली एक लड़की दिखाई दी। एडेल ने पूछा, क्या मैं अब भी हटा दिया गया हूँ, सर? बड़े फव्वारे के पास दोनों व्यक्ति एडेल से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे, इसलिए वे आश्चर्यचकित थे। ध्यान से देखने पर बाल और आंखों का रंग भी एक जैसा है। क्या यह एकदम सही नहीं है, सेसरे? युवक ने अपनी बाहें फैलाकर पूछा, क्या आप कुलीन हैं? नहीं साहब। अपने माता पिता के बारे में बताओ। एडेल ने उदास होकर उत्तर दिया, आप मेरे जैसे अनाथ के माता पिता के बारे में क्यों पूछेंगे? सेसरे को संदेह हुआ, अब मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम इतने मूर्ख नहीं लगते हो कि तुम्हें पता न चले कि यदि तुम्हें खोजा गया तो तुम मर सकते हो। तो मेरी इस योजना से सहमत क्यों हो? एडेल थोड़ा झिझका, क्योंकि मुझे भूख लगी है। उसकी दुबली उपस्थिति को देखते हुए सेसरे ने एक पल के लिए सोचा, ठीक है, तो ये तय हो गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और चला गया। मैं सेसरे हूँ, मैं तुम्हें एस्कॉर्ट करूंगा। एडेल ने उन शब्दों को पहचान लिया और तुरंत जवाब दिया, उस स्थान पर जहां हम दोनों रहना चाहते हैं, क्या हम फिर मिलेंगे? सेसरे थोड़ा मुस्कुराए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की दांते के नाटक की पंक्तियों को भी जानती होगी। ऐसा लगता है कि मुझे काफी दिलचस्प लड़की मिल गई है। उन्होंने दृढ़ स्वर में आदेश दिया, सुबह होने से पहले बोनापार्ट में पहुंचना सुनिश्चित करें। अपनी झुगी में लौटकर एडेल को शायद ही विश्वास हुआ कि सेसरे बोनापार्ट ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। हालांकि अब उसे बेचे जाने का डर नहीं था, फिर भी एडेल को एक पछतावा था। वो उसकी एकमात्र दोस्त क्लैरिस थी। उन्हें इसके बारे में सीधे बात करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन एडेल ने उसे एक पत्र छोड़ा था। उम्मीद थी कि उसका दोस्त इसे पढ़ेगा। अचानक बाहर से दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाज आई। इतनी देर में कौन हो सकता है? लेकिन धीमी आवाज सुनकर एडेल की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये हो सकता है? वो बूढ़ा व्यक्ति जो पिछले दिन उसका पीछा कर रहा था, फिर से उसे धमकी देने आया था। दरवाजा अभी टूटा हुआ था। मैं जानता था, वो गुस्से से चिल्लाया, अगर मैं जांच करने नहीं आया होता तो तुम भाग जाते और सुरक्षा शुल्क से बच जाते, है ना? उसने एडेल की बांह पकड़ ली और चिल्लाया, मेरे साथ आओ, जल्दी।
सजगता से एडेल ने उस आदमी का हाथ झटक दिया और चिल्लाया, मुझे जाने दो। उसे खिड़की की ओर भागते देख वो किसी जंगली जानवर की तरह दहाड़ते हुए भड़का, अरे पागल लड़की, यहाँ वापस आओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ भाग रही हो? बूढ़े व्यक्ति ने उसे पकड़ने के इरादे से उसका पीछा किया। एडेल घबराहट में जल्दी से खिड़की से रेंगकर बाहर आया। उसके मन में एक सवाल उभर आया, मैं केवल एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। तुम्हें पता है कि यदि तुम्हें खोजा गया तो तुम मर सकते हो। तुम मेरी इस योजना से सहमत क्यों हो? एडेल कीचड़ भरी सड़क पर हौंफते हुए ऊंचाई से गिर गया। उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं वास्तव में मर जाऊं। अगर मैं इस जगह से भाग सकती हूँ, अगर मैं भाग सकती हूँ, तो यहाँ तक कि अपने जीवन की कीमत पर भी मैं हमेशा ऐसा करूंगी। आंगन में बोनापार्ट हवेली के सामने अंस नाम का एक बटलर आदरपूर्वक एडेल का स्वागत कर रहा था, जैसे कि वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। उसने उसे गेट के अंदर परिवार की भव्य और भव्य हवेली की ओर आमंत्रित किया। सेसरे के अध्ययन कक्ष में एडेल कुछ देर से उसका इंतजार कर रहा था। उसके सामने आते ही वो युवक मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम बहुत दुखी लग रहे हो। मेरी बहन आधी रात को इतनी भीगी हुई हालत में यहाँ क्यों आती है? अपने भाई को समझाओ। एडेल बोलने से पहले झिझक रहा था। नीनो नाम का एक बूढ़ा आदमी, वो गिमुरा में जूते चमकाने की दुकान चलाता था। मैंने उसे सुरक्षा शुल्क नहीं दिया, इसलिए उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आखिरकार वह भी, सेसरे ने टोकते हुए कहा। ओह, वो बूढ़ा आदमी, वो मर चुका है। खबर सुनकर एडेल हैरान रह गया। सेसरे ने बाहर बारिश की ओर देखा और कहा, आज रात सचमुच बहुत बारिश हो रही है ना? इस तरह की बारिश कई चीजों को बहा ले जाती है। मैंने सुना है कि गिमोरा में एक झुग्गी बस्ती ढह गई। आइए देखें। ऐसे अचानक हुए हादसे के कारण किसी की मौत हो गई। ये है एक सामान्य घटना। एडेल अचानक चौंका और उत्तर दिया, नहीं सर, और कुछ नहीं। सेसरे ने आह भरी, ठीक है, हम इसे अभी के लिए अलग रख देंगे। एडेल को अचानक बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लगता था कि वो उसकी दोस्त क्लैरिस के अस्तित्व के बारे में भी जानता था। उसे घबराहट से अपने हाथों को पकड़ते हुए देखकर सेसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा चिंता मत करो। मैं सिर्फ ये सुनिश्चित कर रहा हूँ कि यह योजना सुचारू रूप से चले। मुख्य विषय पर लौटते हुए, आपका लक्ष्य डेला वैले परिवार के बेटे को बहकाना और उससे शादी करना था। ऐसा करने के लिए आपको बोनापार्ट महिला के मानकों के अनुसार बोलना और व्यवहार करना सीखना होगा, जो इस शहर के पूरे उच्च वर्ग को त्रुटिहीन रूप से धोखा देगा। आपके पास तैयारी के लिए 3 महीने हैं। यदि तुम वो महिला नहीं बन सकी जिसकी मुझे उम्मीद थी, तो योजना रद्द कर दी जाएगी। माचिस की तीली को जलते हुए देखकर एडेल ने सोचा, खत्म हो गया। यदि योजना विफल हो गई, तो क्या मुझे भी हटा दिया जाएगा? एडेल ने चुपचाप उत्तर दिया, मैं समझता हूँ। सेसरे ने आगे कहा, क्या आप मुझसे यह नहीं पूछेंगे कि यह 3 महीने क्यों है? एडेल ने उत्तर दिया, क्या यह वो समय नहीं है जब आपका जन्मदिन होता है? सेसरे ने आश्चर्य से जवाब दिया, बिल्कुल, जैसा मैंने सोचा था। आप इतने चतुर हैं कि अखबार की कुछ पंक्तियों से ही मेरी योजना जान गए। मुझे लगता है कि आप इस परिवार के बारे में मुझसे भी अधिक जानते हैं। उसने उसकी ठुड्डी उठाई और पूछा, मुझे लगता है कि कोई और कारण है। क्या आप मुझ में रुचि रखते हैं? सेसरे ने मजाकिया लहजे में जारी रखा, तुम जैसी देहाती लड़की के लिए, जिसकी शक्ल केवल उसकी है, ये भाई एक उद्धारकर्ता की तरह प्रतीत होना चाहिए। मुझे पता है कि किस कारण से तुम मुझसे चिपके हुए हो। मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए, आने के बारे में सोचना भी मत आधी रात को मेरे शयन कक्ष में। एडेल जवाब देने से पहले एक पल के लिए चुप हो गया। सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाया और मन ही मन सोचा, वो सुंदर है, लेकिन उतना ही पागल है। सेसरे मुस्कुराए और जोर से हंसे। आपकी वह अभिव्यक्ति अमूल्य है। मैं आपको सिर्फ इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि किसी ने पहले भी ऐसा किया है। एडेल ने जवाब दिया, मैं इसे याद रखूंगा, सर। सेसरे ने उसे सही करने के लिए पीछे मुड़कर कहा, सर नहीं, आपको अब से मुझे भाई कहना चाहिए। एडेल ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हाँ हाँ प्रिय भाई। सेसरे ने कहानी जारी रखी, ठीक है छोटी बहन, अब से आप एडिलेड बोनापार्ट होंगी, जो मुझसे 5 साल छोटी हैं। आप समुद्र के पार एक जगह कैपोलो में रहती थी और एक आम नागरिक थी, लेकिन किसी कारण से तुम यहाँ अकेले आए हो। एडेल को पता था कि वो उसकी पहचान के बारे में एक काल्पनिक कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने दबाव डाला,
क्या यहाँ के स्वामी को आपकी योजना के बारे में पता है? सेसरे की सौतेली माँ ईवा बोनापार्ट इस क्षेत्र की सत्ता में महिला थी। उनकी अनुमति के बिना ये योजना कदापि संभव नहीं हो सकती थी। सेसरे ने एक पल के लिए झिझकते हुए उसे जवाब दिया, दुर्भाग्य से वो ऐसा नहीं करेगी। ऐसा लग रहा था कि ईवा अपने पोते पोतियों से प्यार करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मिस यूक्रेजिया का स्वागत करने में कोई संकोच नहीं किया। एडेल को गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर सेसरे ने अपना पैर थपथपाया और कहा, पूछने लायक कुछ और है? एडेल ने सोचा, यह क्या है श्रीमान? सेसरे ने उत्तर दिया, हमारे माता पिता के बारे में। यदि आप मेरी बहन होने का नाटक करना चाहती हैं, तो आपको इसके बारे में भी जानना होगा। आप मुझसे इसके बारे में क्यों नहीं पूछती, छोटी बहन? एडेल बोल नहीं सका, क्योंकि इस देश में कौन उस कहानी को नहीं जानता था। सेसरे के माता पिता एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि वे अपना परिवार छोड़कर चले गए, यहाँ तक कि अपने छोटे बेटे को भी छोड़ गए। एडेल ने झिझकते हुए उत्तर दिया, मैंने केवल ये सुना है कि जब आप 7 वर्ष के थे तब वे दूसरी जगह चले गए थे, श्रीमान। सेसरे बहुत खुश लग रहे थे। फिर मुझे अब और समझाने की जरूरत नहीं है। बस इतना कहो कि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और तुम्हें जन्म दिया। आज के लिए इतना ही काफी है। मैंने पहले ही नौकरानी को दरवाजे के बाहर इंतजार करने के लिए कह दिया है, इसलिए उसके पीछे चलो। एडिलेड बोनापार्ट, मुझे आशा है कि अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो मैं तुम्हारी महान छवि देख सकूंगा। मैं तुम्हारे परिवर्तन को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। एडेल ने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूंगा, सर। कमरे के बाहर एबोनी कोरर नाम की नौकरानी पहले से ही उसकी सेवा के लिए इंतजार कर रही थी। एडेल को नौकरानी एक बहुत विशाल और शानदार कमरे में ले गई। सब कुछ बहुत संपूर्ण और आरामदायक था। हालांकि नौकरानी ने कहा कि कमरा काफी साधारण था, एडेल इसकी समृद्धि से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। कल से तुम्हें शिष्टाचार और शिष्टाचार के बारे में सिखाया जाएगा, इसलिए अगर तुम्हें सर्दी लग गई तो खैर नहीं। आबनूस उसे एक बड़े बाथटब में ले गया। मैं तुम्हें स्नान करने में मदद करूंगा। एडेल झिझक रहा था, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही स्नान कर सकता हूँ, नौकरानी ने उत्तर दिया। कुलीन लोग अकेले स्नान नहीं कर सकते, महोदया। यह उन नियमों में से एक है जिनका पालन किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। एबोनी के दृढ़ अनुरोध का सामना करते हुए एडेल केवल अनिच्छा से सहमत हो सका। जैसे ही उसके कपड़े उतरे, नौकरानी चौंक गई। एडेल का शरीर पिटाई के कारण कई चोटों से भरा हुआ था। एडेल ने असमंजस में कहा, ये चोट के निशान गायब हो जाएंगे। मुझे पता है क्योंकि मुझे कई बार पीटा गया है, लेकिन ये कोई निशान नहीं छोड़ेगा। एडेल ने नीचे देखा और एक डांटे हुए बच्चे की तरह बुदबुदाया, आप इसकी रिपोर्ट करने जा रहे हैं, है ना? एडेल को बहुत डर था कि अगर यह मामला उजागर हुआ तो सेजर उसके शरीर के बहुत बदसूरत होने के कारण अनुबंध रद्द कर सकता है। एबोनी ने उत्तर दिया, युवा मास्टर सेसरे के साथ मिस का अनुबंध तब तक वैध रहेगा जब तक आप डेला वैले परिवार में शादी नहीं कर लेते। तब तक, जब तक डेला वैले मास्टर को इसका पता नहीं चलता, आप ठीक रहेंगे। एडेल ने राहत की सांस ली। उसके पतले शरीर को देखकर एबोनी ने उसे ठीक होने के लिए और अधिक खाने की याद दिलाई, क्योंकि वो अब मिस बोनापार्ट बन गई थी। अपने निजी कमरे में सेसरे नौकरानी से अपनी नई बहन के बारे में पूछ रहा था। एबोनी ने उसे एडेल के शरीर पर चोट के निशान के बारे में बताने में संकोच नहीं किया। हालांकि उसका मानना था कि उपचार से घाव ठीक हो जाएंगे और अगर एडेल का वजन थोड़ा बढ़ जाएगा तो वो एक बड़ी सुंदरता बन जाएगी। सेसरे ने अपना सिर झुकाया और कहा, वो अब पहले से ही एक सुंदर महिला है। यह अफसोस की बात है कि वो मेरी बहन है। आबनूस बेहद शर्मिंदा हुआ। यंग मास्टर, सेसरे ने आश्वस्त किया, मैं उसे नहीं छूऊंगा, इसलिए चिंता मत करो। उसने एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान दी और कहा, वैसे भी अनुबंध समाप्त होने पर मैं उसे तुरंत मार डालूंगा। एक और रात एडेल अंधेरे के बीच में जाग गया। हमेशा की तरह यह वो समय था जब मछली पकड़ने वाली नावें एक रात मछली पकड़ने के बाद बंदरगाह पर लौट आईं। फिर कुछ मछुआरे बिना बिकी मछलियों को लेकर चले जाते थे। मुझे उम्मीद थी कि मैं हमेशा की तरह उठूंगा और बंदरगाह क्षेत्र में घूमूंगा, लेकिन मैं खुद को इतनी शानदार जगह पर रहते हुए देखकर आश्चर्यचकित हूँ। एडेल ने खुद को आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोबारा नींद न आने पर उसने पढ़ने के लिए एक किताब उठाई। उसने सुबह होने तक ऐसा किया। जब एबोनी उसे जगाने के लिए कमरे में आई तो उसने पाया कि एडेल पहले ही जल्दी उठ चुका था। मुझे आज क्या करना शुरू करना चाहिए? एबोनी ने जवाब दिया, आप उत्सुक लग रहे हैं।
लेकिन आज से आप बहुत व्यस्त रहेंगे। हाँ, अब नाश्ते से शुरू करते हैं। एडेल के सामने स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी एक मेज पहले से ही लगी हुई थी। सारा स्वादिष्ट भोजन देखकर उसके गाल लाल हो गए। आबनूस ने उसे मेज पर बैठने में मदद की। एडेल नखरेबाज खाने वाला नहीं है, वो कीड़ी भी खाना जानती थी। एबोनी इस बात से बहुत खुश थी। भोजन शिष्टाचार उन आवश्यक कौशलों में से एक है जो एक कुलीन व्यक्ति के पास होना चाहिए। ये सभी बुनियादी बातों में सबसे बुनियादी है। एबोनी ने उसे हर चीज के बारे में निर्देश देना जारी रखा, जिसमें कटलरी का उपयोग करने से लेकर भोजन करते समय उचित मुद्रा तक, ताकि अधिकतम शालीनता सुनिश्चित की जा सके। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, कृपया आगे बढ़ें और इसे खाएं। जब उसने स्टेक का स्वाद चखा तो एडेल को अविश्वसनीय खुशी महसूस हुई। पकवान में बीफ और कार्प को अरुगुला और अजवाइन के साथ मिलाया गया। ट्यूना और अबालोन के साथ इतालवी पास्ता और टमाटर सॉस में हलीबूट। ये सभी व्यंजन शानदार थे। उसे अपनी प्लेट चाट कर साफ करनी पड़ी, लेकिन फिर एडेल को अचानक एहसास हुआ कि उसने भिखारी की तरह बहुत ज्यादा खा लिया होगा। इस वजह से एबोनी उसे नीची दृष्टि से नहीं देखती। अब से मुझे लगता है कि आपके लिए दिन में 4 बार भोजन करना बेहतर होगा। ये सुनकर एडेल का चेहरा खिल उठा और खुशी से खिल उठा। मुझे ये पसंद है। इसके बाद नौकरानी एडेल को हवेली के दौरे पर ले गई। यह वाचनालय है, ये बैठक कक्ष है, ये प्रदर्शनी कक्ष है। ये स्पष्ट नहीं था कि उसे और कितने कमरे दिखाए गए थे। लॉन पर टहलते समय एबोनी ने उसे युवा मास्टर से मिलने की इच्छा होने पर सावधान रहने वाली बातों की याद दिलाई। जब आप यहाँ हो तो कुछ नियम हैं जिनका आपको पालन करना होगा। कुछ देर तक सुनने के बाद एडेल ने जोर देकर कहा, क्या कुछ और है जिसके बारे में मुझे जागरूक होने की आवश्यकता है? नौकरानी ने एक पल के लिए एडेल की ओर देखा और उत्तर दिया, मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मेरे सहित कुल 6 लोग हैं जो युवा मास्टर की योजना और आपकी योजना के बारे में जानते हैं। हालांकि कुछ दिनों में वो संख्या 7 साल की होगी, और वो व्यक्ति तुम्हें सिखाएगा कि एक महिला बनने के लिए कैसा व्यवहार करना चाहिए। लेडी फ्लाविया के अलावा कोई नहीं। वो सख्त हो सकती है लेकिन एक उत्कृष्ट शिक्षिका है, इसलिए उसकी बात सुनो और उसका पालन करो। एडेल ने सहमति में सिर हिलाया। वैसे मुझे हमारी पहली मुलाकात में उसका स्वागत कैसे करना चाहिए? एबोनी को तब याद आया, आपको फोर्नाटी शैली में अभिवादन करना सीखना चाहिए। अपनी स्कर्ट को इस तरह उठाएं, अपनी पीठ को सीधा करें और धीरे से अपने घुटने को नीचे करें, फिर अपना सिर नीचे झुकाएं। एडेल ने इशारे की नकल की। इस तरह, ठीक है? उसके उत्तम नेक आचरण को देखकर एबोनी को अत्यधिक आश्चर्य हुआ। बहुत बढ़िया, मिस, आप बहुत जल्दी सीख जाती हैं। उस शाम नौकरानी उसे शयन कक्ष में ले गई और प्रार्थना की कि समुद्री देवी उसे शांतिपूर्ण नींद प्रदान करे। जैसे ही दरवाजा धीरे से बंद हुआ, एडेल का विशाल कमरा शांत हो गया। शांति उसके लिए अपरिचित थी, क्योंकि अतीत में जब वो झुग्गी झोपड़ियों में रहती थी तो गिमोरा में रोजमर्रा की जिंदगी का शोर शराबा आम बात थी। मुझे कभी नहीं पता था कि ऐसी शांतिपूर्ण जगह वास्तव में अस्तित्व में है। इस प्रकार एडेल ने अपनी दूसरी रात बोनापार्ट हवेली में बिताई। एडेल, भाग जाओ! वो अचानक उस अजीब सपने से जाग उठी। इसके तुरंत बाद एबोनी ने जोर से दरवाजा खोला और चिल्लाते हुए कहा, मिस, हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। आपको तुरंत उठना होगा। लेडी फ्लाविया अचानक हवेली में आ गई है। नौकरानी बेहद जरूरी थी। हमें जल्दी करनी चाहिए। कृपया अपना नाइट गाउन बदल लें, मिस। एडेल अभी भी उदास था। सुबह हो गई है, क्या बात है? अचानक दरवाजे के बाहर ऊंची एड़ी के जूते के करीब आने की आवाजें आने लगीं। दोनों चौंके जब एक बुजुर्ग महिला दरवाजे के सामने खड़ी थी। लोरेडन, एक प्रतिष्ठित परिवार, ने कई पीढ़ियों से बोनापार्ट हाउस का समर्थन किया था। उनमें से लेडी फ्लाविया लोरेडन ने कुलीन वर्ग में अपना नाम बनाया था। सबसे पहले वो अपनी सुंदरता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। और दूसरी बात, एडेल के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। एक महिला की तीखी डांट इस प्रकार थी, कितना अश्लील! तुमने क्या पहना है? एडेल तुरंत घबरा गया, भयभीत हो गया। वो अपने विलक्षण स्वभाव और युवा महिलाओं को निर्देश देने के सख्त तरीकों के लिए जानी जाती थी। एडेल ने झिझकते हुए कहा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं बाहर निकलने की जल्दी में था। फ्लाविया ने सीधे उसकी बात काट दी, तुम्हें उत्तर देने की अनुमति किसने दी? वो एडेल को जोर जोर से डांटती रही। लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी अनुचितता के सामने वो क्या कहे।
सेसरे थोड़ी देर के लिए दरवाजे के बाहर खड़ा था और स्थिति को शांत करने के लिए बोला, अगर वो जानती थी कि कैसे व्यवहार करना है तो हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं होगी, लेडी फ्लाविया। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी सुबह यहाँ आएंगी। उसने फिर भी अपना ऊंचा स्वर बरकरार रखा और उसके पास आई। मिस्टर सेसरे, कृपया मुझे समझाने की अनुमति दे। सेसरे अचानक आगे बढ़े, उसके दोनों गालों पर हल्के से चूमा और उसका अभिवादन किया। इससे फ्लाविया जो कुछ भी कहने वाली थी उसे भूल गई। अरे, हम ऐसी जगह पर हैं जहां लोग देख रहे हैं। उसने फिर भी उसे शांत करने की कोशिश की। क्या तुम कल रात अच्छी तरह सोई? फ्लाविया ने झिझकते हुए जवाब दिया, बेशक। उन्होंने कहा, ओह, ये सुनकर अच्छा लगा। सेसरे ने अपनी सुंदर उपस्थिति से उसे आकर्षित करना जारी रखा। मैं चाहूंगा कि आप दोपहर के भोजन के लिए मेरे साथ शामिल हों, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपके पास समय होगा या नहीं। फ्लाविया ने भौहें चढ़ाई। बेशक, आपका कोई भी निमंत्रण मेरे लिए सम्मान की बात है। सेसरे ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था और खुशी से मुस्कुराया। हर बार जब वो अभिव्यक्ति दिखाता, श्रीमती फ्लाविया निःशब्द हो जाती। उसने अपना माथा पकड़ लिया और धिक्कारा, मिस्टर सेसरे, क्या आप गंभीर हैं? उसने फिर से एक उज्ज्वल चेहरा दिखाया और जवाब दिया, मुझे पता है कि मैं सुंदर हूँ। यही कारण है कि महिलाएं मुझसे इतना प्यार करती हैं। सेसरे ने एक तरफ देखा और एडेल को भी उसकी ओर देखते हुए देखा। वो उससे बोला, क्या तुम अभी तक नहाने के लिए तैयार हो? शायद मुझे थोड़ी देर से आना चाहिए था। फ्लाविया ने कहा, सर, आप इतनी लापरवाही से कैसे बोल सकते हैं? क्या होगा अगर वो छोटी लड़की सुन ले और आपके इरादे को गलत समझ ले? एडेल को कुछ न कहते देख वो फिर मजाक में बोला, लगता है तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। इससे मेरे अभिमान को ठेस पहुंचती है। फ्लाविया चौंक कर पलटी, क्या? जब आप इतने निम्न वर्ग से हैं तो आपकी ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? जब वो भौहें सिकोड़ रही थी, उसने अचानक कुछ देखा और तेजी से चलकर एडेल के सामने खड़ी हो गई। फ्लाविया ने आगे बढ़कर एडेल की शर्ट को एक तरफ से नीचे खींच लिया, जिससे उसकी चोटिल त्वचा दिखाई देने लगी। ये घृणित चोटें क्या हैं? एडेल ने तुरंत अपनी बात छुपाई और समझाया, वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। यह आपकी योजनाओं में बाधा नहीं बनेगा। फ्लाविया कुरूपता बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने एडेल को डांटना जारी रखा, उस पर अशुद्ध होने और संभवतः कुछ शराबियों के साथ सोने का आरोप लगाया, जिसके परिणामस्वरूप उसे इस तरह पीटा गया। उसने निम्न वर्ग से आने और मनहूस होने के कारण उसका अपमान किया। भले ही वो 100 साल और जीवित रहे, वो कभी भी उच्च समाज में प्रवेश के योग्य नहीं होगी। एक परिष्कृत महिला बनने और श्री बावनापाट की योजना में भाग लेने की तो बात ही छोड़ दे। स्पष्टतः वो केवल अपने शरीर का उपयोग उच्च कक्षा में चढ़ने के लिए करना चाहती थी। फ्लाविया के शब्दों ने एडेल को पुराने जूते की दुकान के मालिक की डांट, उन रईसों की याद दिला दी जिन्होंने उसकी विनम्र उत्पत्ति को तुच्छ समझा था और कर्ज लेने वालों ने उसे पहले पीटा था। उन यादों के टुकड़े बार बार वापस आते रहे। एडेल ने अपनी पोशाक कस ली और साहसपूर्वक उत्तर दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ, महोदया। अपनी खामियों के बावजूद मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूँ। फ्लाविया ने व्यंग्यपूर्वक कहा, कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ कोशिश करके अपनी जड़ें छिपा सकते हैं? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप उच्च वर्ग में पैदा हुए और पले बड़े लोगों को धोखा दे सकते हैं? कितना अहंकारी! ये सब इसलिए है क्योंकि आपने अपना जीवन एक निम्न वर्ग में बिताया है। रास्ता। एडेल ने तुरंत उसे जवाब दिया, जब मैं पैदा हुई थी तो न तो मेरे पिता थे और न ही माँ, न ही मुझे कुछ सिखाया गया था। इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे भाई को विश्वास था कि यह संभव है, इसलिए वो ले आया। मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर फ्लाविया अवाक रह गई। अगर आपको लगता है कि इस परिकल्पना में कोई समस्या है, तो क्या मेरे भाई के साथ इस पर चर्चा करना बेहतर नहीं होगा? सेसरे अपनी बहन की प्रतिक्रिया से बहुत प्रसन्न हुआ। कहानी यही रुक जाती है। क्या सेसरे और एडेल की योजना सुचारू रूप से चलेगी और एडेल आगे आने वाली चुनौतियों का जवाब कैसे देगा? कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला एपिसोड देखने के लिए नोटिफिकेशन घंटी बजाएं।